जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका का इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। कोशिका कितना इम्पोर्टेंस है इस बायोलॉजी में पढ़ना। तो सबसे पहले आप यह जानिए, कोशिका क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए तो वो बहुत ही रामबाण है, लेकिन वैसा भी स्टूडेंट जो यूपीएससी बीपीएससी या अदर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं, उसके लिए भी यह कोशिका चैप्टर एक रामबाण की तरह काम करेगा। क्योंकि कोशिका चैप्टर से चाहे एग्जाम कुछ भी हो जाए, यूपीएससी रहे, बीपीएससी रहे, एसएससी रहे, रेलवे रहे, कुछ भी रहे, इसमें कोशिका से तो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के तो फिक्स होता है। तो आप इसको कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं और क्लास 9th वाले के लिए तो वो प्रॉपर वीडियो ही है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये कोशिका होता क्या है। ये कोशिका होता क्या है, क्या होता है कोशिका। तो आप इसको ऐसे समझिए अपने भाषा में। दरअसल आप ऐसा मान लीजिए, दरअसल कोई एक घर है या मकान है, उस मकान का सबसे छोटा इकाई क्या है। अगर आपको बताया जाएगा कि मकान का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा कि ईंट, क्योंकि हमारा मकान ईंट से ही मिलकर बना होता है। आप बहुत सारे ऐसा भी स्टूडेंट होगा सो कहेगा नहीं सर गिट्टी, तो बताए गिट्टी से थोड़ी एक मकान बन पाएगा, ईंट से मकान बन पाएगा। क्योंकि बहुत सारे ईंटों को जोड़ने के बाद हम एक लोग दीवार बनाते हैं और 2-4 दीवार से हम लोग एक रूम बनता है और 3-4 रूम से एक मकान बन जाता है। तो आखिर हमारे मकान का जो सबसे छोटा इकाई होगा वो क्या होगा, ईंट होगा। उसी प्रकार हमारा शरीर की सबसे छोटा इकाई, अगर हमारा शरीर की सबसे छोटा इकाई पूछेगा तो वो क्या है, वो है कोशिका। क्या है, कोशिका है। तो आप ये समझ लीजिए कोशिका हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो हम कोशिका का डिफिनेशन जान जाते हैं। क्या है डिफिनेशन, पता है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ, आखिर जो कोशिका है, कोशिका वो हमारे जीवन की एक संरचना है। क्या है, आधारभूत संरचना है। इसका मतलब यह हुआ हमारा जो पूरा जो बॉडी बना है, वो बॉडी का एक एक भाग कोशिका से मिलकर बना है। हमारा बॉडी का एक एक भाग किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना होता है। हमारा बॉडी का एक एक भाग किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। कैसे, तो देखिए आखिर हमारा शरीर की सबसे छोटा इकाई हो गया कोशिका, और बहुत सारी कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक, और बहुत सारे उत्तकों से मिलकर बनता है अंग, और बहुत सारे अंग से मिलकर बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र से मिलकर क्या बनता है, हमारा बॉडी बनता है। तो आप इतना समझ लिए, कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचना है, जिससे हमारा पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है या संरचना हुआ है। और क्या है, संरचना और क्रियात्मक इकाई है। संरचना और क्रियात्मक इकाई है मतलब यह हुआ हमारा बॉडी में जो भी कार्य करता है वो हमारा सभी कार्य कोशिका ही करता है। क्या मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मान लो हम इस हाथ से अभी लिखते हैं बोर्ड पे, वो हम नहीं लिख रहे हैं, हमारा हाथ का जो कोशिका है उसी कोशिका का मदद से यहाँ उत्तक बनाए, उत्तक से अंग बनाए, और इसी अंग के माध्यम से हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो दरअसल हमारा शरीर में जो भी हम काम करते हैं सभी काम क्या करता है, हमारा कोशिका का ही देन है। तो इसका मतलब ये नहीं आप कहीं क्राइम कर दीजिए, कहीं मर्डर कर दीजिए, कोई क्राइम कर लीजिए, आप कहेगा हम थोड़ी किया है, ये हमारा कोशिका किया है। तो पुलिस वाला भी आपको नहीं मारेगा, आपके कोशिका को पीटेगा। ऐसे में ये आपको नहीं करना है। दरअसल हमारे कोशिका, हमारा शरीर के सबसे छोटा क्या होते हैं, कोशिका होती है। कोशिका डिफिनेशन आ गया, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई है। अब हम जानते हैं आखिर ये कोशिका किस चीज से मिलकर बना है। हमको ये तो पता चल गया आखिर हमारे जीवन की सबसे छोटा इकाई, चाहे वो क्रियात्मक हो या संरचनात्मक हो, ये कोशिका है। आखिर ये कोशिका किस चीज से मिलकर बना है, ये कोशिका बना होता है जीव द्रव से। किससे बना होता है, जीव द्रव से। अब कहेगा ये जीव द्रव क्या होता है, दरअसल हमारे कोशिका के अंदर एक होता है पानी भरा होता है, पानी भरा होता है, इसका नाम क्या होता है, कोशिका द्रव। क्या होता है, कोशिका द्रव। जैसे आप एक ईग को खोलिएगा अंडा को, अंडा के अंदर ना पानी भरा होता है, उसी प्रकार हमारा कोशिका के अंदर एक पानी भरा होता है जो प्रोटीन का बना होता है। उसी पानी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। और हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक भी होता है, इस केंद्रक के अंदर भी पानी भरा होता है जिसका नाम होता है केंद्रक द्रव, और दोनों को मिला देते हैं तो जीव द्रव। ये कोशिका किस चीज से मिलकर बना है, ये कोशिका बनाता है जीव द्रव से। किस चीज से मिलकर बनाता है, जीव द्रव से। फिर आप लोग सोचेगा आखिर ये जीव द्रव किस चीज से मिलकर बना है, ये तो हमें पता चल गया कोशिका जीव द्रव से बना है। ये जीव द्रव किस चीज से मिलकर बना है, जैसे क्वेश्चन आपको पूछेगा आखिर हमारा घर मकान किससे बना है, तो आप लोग कहिएगा ईंट से।
फिर पूछेगा ये ईंट किस चीज से मिलकर बना है, तो आप कहेगा ईंट बना होता है मिट्टी से। उसी प्रकार आखिर हमारा शरीर बना है कोशिका से। ये कोशिका किस चीज से मिलकर बना है? ये कोशिका बना होता है जीव द्रव से। फिर ये जीव द्रव किस चीज से मिलकर बना है? ये जीव द्रव बना होता है कार्बनिक और अकार्बनिक से, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ से। फिर आप लोग सोचेगा ये कार्बनिक क्या होता है, ये अकार्बनिक क्या होता है, तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। कार्बनिक क्या हो गया? कार्बनिक में आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है? प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या करता है प्रोटीन, क्या करता है वसा, क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, एक एक करके समझते हैं। आपको ऐसे समझिए, दरअसल जो प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन हमारे शरीर में ना मसल को बढ़ाता है, हमारे शरीर में ग्रोथ प्रदान करता है। कौन? ये प्रोटीन। और ये प्रोटीन दाल में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, यहाँ क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि करता है, विकास करता है। जैसे आप लोग अगर मान लो कोई व्यक्ति जिम करता है, जिम करने वाले व्यक्ति को देखिएगा ना, देखिए हो गया ये प्रोटीन का मात्रा बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ग्रहण करता है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? ये प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और ग्रोथ करता है। प्रोटीन। ये वसा क्या करता है? ये वसा हमारे शरीर में चर्बी की तरह काम करता है, जो मोटापा प्रदान करता है। ये वसा क्या प्रदान करता है? मोटापा। ये वसा किसमें होता है? ये वसा होता है जितने भी तेलीय पदार्थ हो गया, जैसे चाउमीन, बर्गर, लिट्टी, समोसा, जितना भी तेलीय पदार्थ हो गया, ये सभी में क्या पाता है? वसा, जो हमारे शरीर को बेढंग कर देता है। बेढंग विकास जाते हैं ना, जैसे हमारा तोंद निकल जाना, ये शरीर अत्यधिक विकास कर देना, शरीर मोटापन हो जाना, भयंकर मोटा हो जाना, ये वसा के माध्यम से होता है। वसा समझ लिए। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ना ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे इस गाड़ी में कौन सा ऊर्जा प्रदान करता है? गाड़ी में ऊर्जा प्रदान करता है पेट्रोल। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या ऊर्जा प्रदान करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। तो आप प्रोटीन समझ लिए, वसा समझ लिए, कार्बोहाइड्रेट समझ लिए। ये तीनों क्या होता है? कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक होता है। अब जानते हैं अकार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक मिलकर बनाता है जल और लवण। जल तो आप लोग जानते ही हो, पानी H2O, और होता है लवण। लवण में बहुत सारी चीज होता है, लवण में बहुत सारे खनिज लवण होता है, सोडियम हो गया, ये लोहा की मात्रा हो गया, ये सब होता है लवण। ये कार्बनिक में आ जाता है, अकार्बनिक में आ जाता है जल और लवण। अकार्बनिक में आता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं दोनों से मिलके, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलके क्या बनाता है? हमारे जीव द्रव बनाता है। और ये जीव द्रव क्या बनाता है? कोशिका बनाता है। अब कोशिका के बारे में इतना समझ लिया है, चलिए हम इसे आगे समझते हैं। तो चलिए अब हम इससे आगे समझते हैं। अब दरअसल समझते क्या है? अब यह समझते हैं कि आखिर हमारा सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? आखिर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? उसका नाम क्या है? इस दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है, उसका नाम होता है प्लूरोन्यूमोनिया। क्या होती है? प्लूरोन्यूमोनिया। कैसे याद रखिएगा? दरअसल देखिए, प्लूरोन्यूमोनिया, सोनिया मोनिया, ऐसे कुछ कुछ नाम होता है। अब ऐसा नाम याद रख सकते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया, जिसका आकार कितना होता है? 0.1 मैक्रोमीटर। 0.1 मैक्रोमीटर। आप लोग सोचिएगा ये मैक्रोमीटर क्या होता है? तो चलिए मैक्रोमीटर को उदाहरण समझा देती है। अगर 1 मीटर को, अगर 1 मीटर रस्सी को 10 लाख, 1 मीटर रस्सी को अगर 10 लाख टुकड़ा में तोड़िएगा तो एक टुकड़ा कितना हो जाएगा? 1 मैक्रो का। कितना हो जाएगा? 1 मैक्रोमीटर का। मैक्रोमीटर ऐसा में अगर 1 मीटर रस्सी को 10 लाख टुकड़ा में तोड़िएगा ना, जितना एक टुकड़ा मिलेगा वो टुकड़ा क्या कर लेगा? 1 मैक्रोमीटर का। आप समझ लिए 1 मैक्रोमीटर कितना होता है? 1 मीटर रस्सी, 1 मीटर इतना होता है। अगर 1 मीटर रस्सी का आप 10 लाख टुकड़ा तोड़ दीजिएगा तो एक टुकड़ा जितना बचेगा वही क्या कहलाता है? मैक्रोमीटर। क्या कहलाता है? मैक्रोमीटर। तो सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? प्लूरोन्यूमोनिया, जिसका लंबाई कितना होता है? 0.1 मैक्रोमीटर। मैक्रोमीटर तो आप समझ लिए है। अब इससे आगे समझते हैं, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा में। कहाँ होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। यह एक शुतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो ईंट पत्थर को भी खाता है। ये ईंट पत्थर हर कुछ खा जाता है ये शुतुरमुर्ग के अंडा में। और ये सबसे बड़ा कोशिका कहाँ होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। और हमारे शरीर में, मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, जिसका आकार 1 मीटर होता है। जिसका आकार कितना होता है? 1 मीटर। तो थोड़ा बहुत हम अब तंत्रिका कोशिका के बारे में समझ जाते हैं। ये तंत्रिका होता क्या है? आप इससे क्लास 10th में ब्रेन के बारे में समझिएगा, ये तंत्रिका होता क्या है। फिर आप ऐसे समझ जाइए, हमारा शरीर में ये तंत्रिका का काम क्या होता है? तंत्रिका कोशिका का होता है आखिर हमारे शरीर में वैसी घटना जो अचानक हो जाए, वैसी घटना जो अचानक हो जाए, इसे कौन कंट्रोल करता है? उसे कंट्रोल करता है तंत्रिका कोशिका। जैसे अगर मान लीजिए किसी को हिचकी आया, तो हिचकी क्या होता है? अचानक होता है, कोई टाइम फिक्स करके नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं आज हमको 15 तारीख को 7 बजे सुबह में हिचकी आएगा,
ये टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, ये हिचकी कभी भी आ जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको टाइम फिक्स है कि हमको 12 तारीख को 10 बजे हिचकी आएगा, ये थोड़ी समय फिक्स होता है। हिचकी कभी भी आ जाता है। हिचकी आना, आंखों का पलक झपकाना, ये सब क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका नियंत्रण करता है। अगर हमारे शरीर में अचानक आने वाली घटना तो कौन नियंत्रण करता है? तंत्रिका कोशिका। और इसी तंत्रिका कोशिका की, तंत्रिका में जो कोशिका होता है उसका आकार हम सबसे लंबा होता है, लगभग 1 मीटर का होता है। कितना होता है? 1 मीटर का होता है। तो इतना आप समझ लिया है। अब हम समझते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या समझते हैं? एक कोशिकीय जीव क्या होता है? एक कोशिकीय जीव वैसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। वैसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। हम लोग कितना कोशिका से बनाता है? हम लोग बहुत सारे लाखों करोड़ों कोशिका से बनाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसा समझिए, वैसा जीव जो सिर्फ एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। उसके शरीर में एक ही कोशिका होता है, लेकिन फिर भी उसे जीवित रहने के लिए जो जो काम करना पड़ता है सभी काम कर लेता है। भोजन को भी ग्रहण कर लेता है, भोजन को पचा भी लेता है, जितना भी काम हुआ सभी काम को एक ही कोशिका के माध्यम से कर लेता है। ये अमीबा और पैरामीशियम। ये बहुकोशिकीय जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव में हम लोग आती है, बड़ा बड़ा जानवर होती है, ये सब बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। बहुकोशिकीय जीव में हम लोग के शरीर में कितना कोशिका होता है? अगर आप मान लीजिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वजन 60 kg है, कितना kg है? 60 kg है, तो उसके शरीर में कितना कोशिका होगा? तो आप 60 किलो को 10 के पावर 15 से गुना कर लीजिए। 60 kg को 10 के पावर 15 से गुना कर लीजिए और उसके शरीर में उतना कोशिका होगा। अरे 10 पावर कितना हो गया? आप इकाई तो मैथ पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। आखिर किसी व्यक्ति का वजन अगर 60 kg है तो उसके शरीर में कितना कोशिका है? 60 गुना 10 नील। 60 गुना 10 नील, बहुत बड़ा संख्या हो गया। एक व्यक्ति के शरीर में उतना कोशिका होता है, जितना वजन उसको आप 10 के पावर 15 से गुना कर लीजिए। तो देखिए हम लोग के शरीर में कितना भयंकर कोशिका होता है, अरबों खरबों कोशिका होता है, कोई कमी नहीं। लेकिन ये अमीबा और पैरामीशियम में सिर्फ एक ही कोशिका होता है, और फिर भी कितना होशियार है, सभी काम कर लेता है। हम लोग इतना कोशिका होने के बावजूद भी थोड़ा बकलोल हो जाते हैं। ये अमीबा और पैरामीशियम देखिए कितना होशियार होता है। और इससे आगे समझिए, कुछ कोशिकाएं अपना आकार भी बदलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसा कोशिका होता है जो अपना आकार भी हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम आपको बताए, ये भोजन भी ग्रहण कर लेता है, सांस भी ग्रहण कर लेता है, भोजन को पचा भी लेता है, मतलब वो अपना आकार हमेशा बदलता रहता है। लेकिन हम लोग के शरीर में भी एक कोशिका होता है जो अपना आकार बदलते रहते हैं, जो हम लोग ब्लड में WBC होता है। ब्लड दरअसल 3 प्रकार का होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। हम लोग ब्लड में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है। इसमें WBC व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल में एक कोशिका होता है। उस कोशिका का नाम क्या है? उस कोशिका का नाम है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है? ल्यूकोसाइट, जो अपना आकार हमेशा निरंतर बदलते रहता है। तो आप इस स्लाइड को पूरी तरह से समझ लिया। चलिए आप एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम कोशिका खोज की ओर समझते हैं। अब हम आते हैं कोशिका की खोज कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले 1665 में कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। ये कैसे कोशिका खोज कर लिया था? दरअसल ये सबसे पहले कौर कोशिका खोज किया। ये कौर कोशिका क्या होता है? अगर मान लीजिए, अगर कोई पुराना जो पेड़ होता है, उस पुराना पेड़ का जो छाल होता है ना, वो छाल को क्या हम लोग कहते हैं? कौर कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कौर कोशिका। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर मान एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हम लोग क्या होता है? नया त्वचा आ जाता है, हम लोग के शरीर के ऊपर नया त्वचा आ जाता है। उसी प्रकार पेड़ होता है ना, पेड़, उस पेड़ के ऊपर जो नया त्वचा आता है ना, जो नया त्वचा आ जाता है, वो क्या होता है? वो होता है कौर कोशिका। क्या होता है? कौर कोशिका। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कौर कोशिका का खोज किया और उसका नाम रख दिया सेल। उसका नाम क्या रख दिया? सेल। क्यों सेल रख दिया? जब कौर कोशिका का खोज किया ना रॉबर्ट हुक ने, तो वो देखा, उसको कौर कोशिका जब जूम करके देखा तो उसे लगा कि आखिर ये तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। अगर मधुमक्खी की छत्ते में एक कोठारी होता है, कोठरी, जिस कोठरी आकार का देखा, और इस कोठरी की तरह वो कैसे, इसका नाम क्या रख दिया? जो कोठरी का आकार का लग रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिया सेल। क्योंकि एक यहूदी धर्म होता है जो इजराइल वाले है, यहूदी धर्म में एक होता है कोठरी की तरह होता है। इस कोठरी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। जिसके माध्यम से इसका वो देखने में कैसे लग रहा था? कौर कोशिका जो जूम करके देखा, वो एक कोठरी तरह लग रहा था, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? सेल रख दिया। क्या रख दिया? सेल रख दिया। अब हम समझते हैं, जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज किया, अब उसके बाद बहुत सारे विद्वान आए और अपना अपना वो क्या हुआ? कोशिका खोज में योगदान दिया। ये दरअसल रूल होता है। अगर आप मान लीजिए
आप अपना शहर में अगर आप एक ऐसा दुकान खोलते हैं जो दुकान आज तक कोई नहीं खोला है, अगर आपका ये दुकान अच्छा खासा चल गया, जैसे मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए आपको एक अच्छा कपड़ा से दुकान खोली है मार्केट में, और ये कपड़ा का दुकान अच्छा खासा चल रहा है और किसी ने कपड़ा का दुकान नहीं खोला है, सबका किराना दुकान है, आपने कपड़ा का दुकान खोला। अगर ये कपड़ा का दुकान अच्छा खासा चल रहा है तो कल होकर देखिएगा 10 और नया कपड़ा का दुकान खुल जाएगा, 2 महीने के बाद 20 और नया कपड़ा खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि नया कपड़ा का मांग ज़्यादा था। उसी प्रकार जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया, ये बहुत बड़ा खोज हो गया था। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आया और अपना अपना योगदान दे गया, और इतना रटना आप लोगों को पड़ेगा। ये सब पॉइंट किसको रखना पड़ेगा? आप लोगों को रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कौन पुस्तक का खोज किया, उसका नाम क्या रख दिया? सीएल रख दिया। ये समझ लिए। अब उसके बाद 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज कर लिया, उसके बाद कौन आ गया? ल्यूवेनहॉक। इसके बाद आया ल्यूवेनहॉक। वो कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक आया। और वो ल्यूवेनहॉक ने क्या हुआ? जीवाणु और प्रोटोजोआ का खोज कर लिया। किसका खोज किया? जीवाणु और प्रोटोजोआ का। ये कैसे खोज किया? दरअसल 1674 में ल्यूवेनहॉक ने एक बहुत ही अच्छा मैक्रोस्कोप का खोज कर लिया था, और इस मैक्रोस्कोप के माध्यम से वो पानी को देखा। एक तालाब का जो पानी था, उस तालाब के पानी को जूम करके देखा, और इस तालाब का पानी को जूम करके देखा ना, लगा कि इसमें छोटा छोटा एक कीड़ा मकोड़ा टहल रहा है, एक छोटा छोटा बैक्टीरिया इधर इधर टहल रहा है। इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया? जीवाणु और प्रोटोजोआ। अगर आप लोग भी तालाब के पानी को जूम करके देखिएगा, इसमें लगेगा छोटा छोटा बैक्टीरिया की तरह लगेगा। जो छोटा छोटा बैक्टीरिया का नाम क्या रख दिया? जीवाणु और प्रोटोजोआ रख दिया। इसका खोज कौन किया था? 1674 में ल्यूवेनहॉक ने। फिर 1831 में रॉबर्ट बरौन आया, और वो कोशिका के अंदर केंद्र का खोज कर लिया। एक तो कोशिका बहुत ही छोटा होता है। अगर एक रसगुल्ला को आप लोग 1 लाख व्यक्ति बांट लीजिए, एक व्यक्ति कितना मिलेगा? समझिए, एक टुकड़ा एक व्यक्ति जितना मिलेगा ना, इतना ही आकार होता है कोशिका का। एक रसगुल्ला को अगर आप लोग लाख व्यक्ति में बांटिएगा तो एक व्यक्ति को कितना बड़ा रसगुल्ला का टुकड़ा मिलेगा? उतना ही टुकड़ा क्या होता है? कोशिका का होता है। लेकिन ये रॉबर्ट बरौन ने इस कोशिका के अंदर केंद्र का खोज कर लिया। फिर उसके बाद आया पुरकिंजे ने। 1839 में पुरकिंजे आया, और ये कोशिका के अंदर जीवद्रव्य का खोज कर लिया। ये जीवद्रव्य हम बताए थे आपको, शुरुआत में जीवद्रव्य के बारे में बता दिए। कोशिका के अंदर जो पानी भरा होता है वो क्या होता है? जीवद्रव्य होता है। इस जीवद्रव्य का खोज कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। फिर उसके बाद स्लाइडेन और स्वान ने आया। स्लाइडेन और स्वान आया और ये कोशिका का सिद्धांत दिया। ये कोशिका का सिद्धांत क्या होता है? दरअसल स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर कहा आखिर जितना भी पेड़ पौधा होता है वो भी कोशिका से बना होता है, जितना भी जीव जंतु होता है वो भी कोशिका से बना होता है। इसे हम लोग कोशिका का सिद्धांत होते हैं। फिर 1855 में बिरचो आया, और बिरचो ने कहा नया कोशिका पुराना कोशिका से बनता है। बिरचो ने क्या कहा? जैसे मान लीजिए हमारा शरीर के अंदर कोशिका है, और हमारा साइज धीरे धीरे बड़ा होता है, तो हमारे शरीर में कोशिका भी बड़ा होता रहेगा। तो आखिर ये हमारा शरीर में नया नया कोशिका कहाँ से आ रहा है? अगर कोई एक बच्चा है, इसका शरीर में कोशिका का मात्रा कम होगा, लेकिन जब ये बच्चा चच्चा बनेगा, जब कोई बच्चा चच्चा बनेगा, उस बच्चा के शरीर में धीरे धीरे कोशिका का विकास होगा। ये फिर नया कोशिका आया कहाँ से? उसका कौन बताया था? बिरचो ने बताया था। बिरचो ने क्या कहा था? आखिर हमारा शरीर में नया कोशिका पुराने कोशिका से ही बनती रहती है। जो सेंट्रोसोम होता है, अगर सेंट्रोसोम एक कोशिका को 2 कोशिका में बांटता है, वो हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर 1884 में स्ट्रासबर्गर ने आया। 1800 और फिर 1884 में स्ट्रासबर्गर साहब ने आया। बर्गर समझ आप खा मत लीजिएगा, ये स्ट्रासबर्गर एक बहुत ही अच्छा विद्वान था। 1884 में स्ट्रासबर्गर आया, और यह बताया केंद्रक में पैतृक लक्षण होता है। केंद्रक में पैतृक लक्षण होता है। ये कहता है पैतृक लक्षण। देखिए आप ऐसा समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है, अगर उन दोनों से जो नया संतान बनेगा, उस संतान में ना आधा गुण आएगा माता का और आधा गुण आएगा पिता का। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कोई एक मेल है और कोई एक फीमेल है, उन दोनों से अगर मान लीजिए कोई एक नया संतान बना, उस नया संतान में उस मेल का आधा गुण रहेगा। अगर 46 क्रोमोसोम होता है ना, तो 23 क्रोमोसोम आएगा माता सा और 23 क्रोमोसोम आएगा पिता का। जो मिले कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। लेकिन गांव घर में आप लोग देखते होइएगा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा सुधर गया, और कोई बच्चा सुधर गया तो उसका मम्मी क्या कहेगा? ये बच्चा पूरा मम्मी की तरह है। लेकिन अगर बच्चा बिगड़ गया तो कहेगा पूरा ये बच्चा अपना बाप पे गया है। गाँव घर में होता क्या है, अगर ये बच्चा सुधर गया तो कहेगा कि ये पूरे बच्चा मम्मी पे आया है, अगर बिगड़ गया तो कहेगा ये पूरे बच्चा अपना बाप पे चला गया। लेकिन उसे पता नहीं कि भाई आधा 23 क्रोमोसोम माता से भी आ रहा है, 23 क्रोमोसोम उसके पिता से आ रहा है। लेकिन नहीं, अगर बच्चा सुधर गया तो मम्मी की तरह, बिगड़ गया तो बाप की तरह। तो आप इसको पूरी तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।